नमस्ते बच्चों, महा EMRS लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शंतनु जाधव, EMRS पिंपरी, तहसील इगतपुरी, जिला नासिक, विषय हिंदी, कक्षा 7 की आज हम वसंत भाग 2 का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियां इसका शेष भाग देखने वाले हैं। कवि का नाम है नागार्जुन। उनका जन्म 30 जून 1911 में हुआ था। उनका साहित्य है युगधारा, सतरंगी पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तालाब की मछलियां। बच्चों, इस पाठ में हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बताया गया है। हिमालय की शिराओं से निकलती हुई वे कैसे अपना रूप परिवर्तन करती है, यही लेखक ने दर्शाया है और इसी के साथ साथ मानवीकरण किया है, अर्थात नदियों को बेटियां कहा है और हिमालय को पिता कहा गया है। बच्चों, पिछले भाग में हमने नदियों का बदलता रूप देखा, जिसमें कवि ने नदियों को दूर से देखा था। तब वे उन्हें बड़ी शांत, गंभीर, सुसंस्कृत महिला की तरह नजर आती थी। उनके लिए कवि के दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। उनकी धारा में जब डुबकियां लगाते थे तब उन्हें माँ, दादी, मौसी, मामे की गोद की तरह सुकून मिलता था। इस चित्र में समतल मैदान का विशाल रूप नदी का दिख रहा है, लेकिन लेखक जब हिमालय की यात्रा करने निकलते हैं तब हिमालय की गोद में अलग ही रूप दिखाई देता है। जैसे इस चित्र में आपको नदी का दुबला पतला रूप दिखाई दे रहा है। यही दुबला पतला रूप देखकर कवि हैरान हो जाते हैं कि यही गंगा, यमुना, सतलुज समतल मैदान में आकर विशाल कैसे हो जाती हैं। गुफाएं, बर्फीली पहाड़ियां, घाटियां, झरने आदि जगह इन नदियों का बाल लीला करने का स्थान बताया था। ये नदियां निरंतर जंगल से बहकर आगे बढ़ती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, ये दो बड़ी बेटियां हिमालय की बताई है, जो हिमालय के हृदय से बर्फ पिघलकर अपना अस्तित्व पाती हैं और विशाल बनती है, इसलिए उन्हें महानद भी कहा गया है। लेखक ने यहाँ पर हिमालय को इन नदियों का पिता कहा है। जिस प्रकार छोटे बच्चे माता पिता से कोई शर्म नहीं करते, उसी प्रकार ये नदियां भी अपना नंग धड़ंग बचपन हिमालय रूपी माता पिता की गोद में बिताते हैं और बड़ा स्वरूप पाते पाते ये सागर के पास चल पड़ती है। कवि ऐसा सोचते हैं कि सागर अर्थात समुद्र उन्हें दामाद लगता है और हिमालय उनका ससुर, क्योंकि हिमालय अपनी इन बेटियों का हाथ समुद्र के हाथ में सौंप देता है। जिस प्रकार एक पिता अपनी बेटियों के लिए हमेशा चिंतित रहता है, उसी प्रकार हिमालय भी अपनी इन बेटियों के लिए चिंतित रहता है। इसलिए उत्तर दिशा में हमें शांति, मौन दिखाई देती है। यहाँ तक हमने देखा था। आगे नदियों का यह रूप देखकर लेखक को कालिदास महाकवि की याद आती है। उन्हें भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। एक बार कालिदास के विरही यक्ष ने मेघदूत अर्थात बादल से कहा था कि तुम वेत्रवती नदी को प्रेम का संदेश अवश्य देना। वेत्रवती नदी मतलब बेतवा नदी, वह तुम्हें प्रेम करती है और तुम्हें पाकर अवश्य प्रसन्न होगी।
यहाँ पर लेखक ने मानवीकरण किया है। बादल को यक्ष का दूत बताया है, जो प्रेम का संदेश लेकर वेत्रवती नदी को देने का काम करता है। अर्थात महाकवि को भी नदियों का जीवंत और सजीव रूप पसंद था। वास्तव में पहाड़ों से निकलती नदियां व समतल धरातल पर बहती नदियां जो भी देखेगा वह दोनों में अत्यधिक अंतर ही पाएगा, क्योंकि पहाड़ों पर बहने वाली नदियां तो हल्लड़ बच्चों के रूप में दिखाई देती है। वह मैदानों में बहती नदियां अपने आप में मस्त नव यौवना के रूप में भी सभी को आकर्षित करती है। बच्चों, हमारे भारत देश में नदियों को मां मानने की परंपरा काफी पुरानी है। आज भी कई सारे तीर्थ स्थान नदी के किनारे स्थित है। लोग नदी को मां का रूप मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उसे गंगा मैया कहा जाता है। इसलिए काका कालेलकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है। बच्चों, नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती है। ये युगों युगों से पूजनीय व मनुष्य हेतु कल्याणकारी रही है। नदी हमेशा दूसरों का कल्याण ही चाहती है। उसके लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। वह सभी को अर्थात संसार के सभी जीव जंतु को एक समान देखती है और जल प्रदान करने का काम करती है। बच्चों, मानव के आधुनिकीकरण में जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है और इसी की जल की वजह से हमारी भारत भूमि सुजलाम सुफलाम बनती है और लोगों का पेट भरती है। इतनी कल्याणकारी होने पर भी नदियों को कल कारखानों से निकलने वाले विष रूपी दूषित जल, गंदे रसायन पदार्थ, लोगों द्वारा दूषित किया गया जल जैसे कपड़े धोना, पशु नहलाना व अन्य कूड़ा कचरा भी अपने आंचल में ही समेटना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये नदियां कल्याण ही करती हैं। अपार दुख सहकर भी कल्याण केवल माता ही कर सकती है। इसलिए जो काका कालेलकर ने इन्हें लोक माता का रूप दिया है वह उचित ही होगा। आगे इसका सुंदर रूप, चंचल रूप देखकर कुछ कवियों ने उन्हें प्रेयसी का रूप भी दिया है। बच्चों, इस प्रकार कुछ कवियों ने नदी को मां कहा है, किसी ने उसकी सुंदरता, चंचल रूप को देखकर प्रेयसी कहा है और किसी ने उसकी बाल लीला देखकर बेटी कहा है। इससे भी आगे और एक ममता का धागा है, वह है बहन का, जो कुछ कवियों ने उन्हें दिया है। बच्चों, एक बार लेखक स्वयं अपने मन से बहुत उचाट थे। उचाट मतलब उदास थे। तब वह तिब्बत की यात्रा कर रहे थे। जो चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है वह तिब्बत का प्रदेश है और तिब्बत में सतलुज नदी बहती है। तो लेखक सतलुज के किनारे जाकर बैठ गए। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है लेखक सतलुज के किनारे बैठे हैं और उन्होंने अपने पांव नदी के पानी में डुबा दिए, लटका दिए। थोड़ी ही देर में तन और मन ताजा सा प्रतीत होने लगा। उन्हें प्रसन्नता लगने लगी और लेखक कह उठे, सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। तुम्हारा स्वरूप बहुत प्रिय है। तुमसे तो हृदय प्रसन्न हो गया। सारी खुमारी अर्थात आलस से दूर हो गया। मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम पुत्री हो और यह हिमालय तुम्हारा पिता। पिता हिमालय चुपचाप रहकर भी
तुम्हारे लिए चिंतित है। प्रकृति तो नर्तकी के समान है। इसी प्रकृति के प्रांगण में हिमालय अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेर रहा है। ये सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। इस प्रकार सतलुज नदी के लिए कवि के मन में भाव निर्माण हुए। जिस प्रकार एक बहन अपने भाई के दुख दर्द दूर करती है, भाई की मदद करती है, उसी प्रकार सतलुज नदी ने लेखक के मन को प्रसन्न कर दिया, उसकी मन की उदासी को हटा दिया। इसलिए लेखक ने उन्हें बहन का रूप दिया, उसे बहन माना। बच्चों, इस प्रकार हिमालय की बेटियां इस पाठ में लेखक ने मानवीकरण किया है। हिमालय को पिता कहा है और उनसे निकलने वाली नदियां अर्थात उन्हें बेटियां कहा है। जिस प्रकार एक बेटी अपने पिता की गोद में बिना शर्म किए उछलती कूदती नाचती है, खिलखिलाती है और बड़ी होने के बाद शांत सभ्य हो जाती है, उसी प्रकार ये नदियां भी हिमालय की गोद में उछलती है, कूदती है, खिलखिलाती है और जैसे ही वह समतल मैदान में आती है तो वह विशाल हो जाती है और सभ्य सुसंस्कृत महिला की तरह शांत हो जाती है। एक पिता अपनी बेटी के लिए जिस प्रकार चिंतित होता है, उसी प्रकार हिमालय भी अपनी नदियों के लिए, बेटियों के लिए चिंतित रहता है। बच्चों, हमें यही सीखना है कि नदी ही हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, प्रेयसी है। हर एक रूप में हमें नदी की ओर देखना है। नदी ही हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति की पहचान है। इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर है। बच्चों, हिमालय की बेटियां पाठ के कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उसे अपनी कॉपी में लिख लो। अब कुछ प्रश्नाभ्यास की ओर चलते हैं। आज के प्रश्नाभ्यास में पहला सवाल है, काका कालेलकर ने नदियों को किस नाम से पुकारा है? उसका जवाब है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। दूसरा सवाल, पाठ में नदियों का कौन कौन सा रूप दर्शाया गया है? जवाब है, माँ, लोकमाता, बेटी, बहन, प्रेयसी आदि रूपों में नदियों को दर्शाया गया है। तीसरा सवाल है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उसका जवाब है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने वहां से निकलने वाली नदियों, बर्फीली पहाड़ियों, घाटियों, झरनों, गुफाओं, वनों, सागरों आदि की प्रशंसा की है। अगला सवाल, लेखक ने सतलुज को क्या माना है? उसका जवाब है, लेखक ने सतलुज को बहन माना है। बच्चों, आपके लिए कुछ गृह कार्य दिया है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? नदियों से होने वाले लाभों के विषय पर 10 पंक्तियों का निबंध लिखिए। धन्यवाद।